एक सवाल है, एक छोटे से खरगोश की बच्चों वाली कहानी और एक देवता को समर्पित बहुत पुराने भजन में आखिर क्या कुछ एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये दोनों हमें कहानियां सुनाने की कला के बारे में एक बहुत गहरा राज बताती हैं। तो चलिए इन दो दुनियाओं को जोड़ने वाले उस छिपे हुए धागे को ढूंढते हैं। अब जरा इन दो पंक्तियों पर गौर कीजिए। एक तरफ बन्नी का अपनी छोटी सी दुनिया को एक मासूम सा नमस्ते, और दूसरी तरफ हनुमान जी की महिमा का गुणगान जिसका प्रताप पूरे जग में वंदन किया जाता है। स्केल और एहसास में जमीन आसमान का फर्क है, साफ दिखता है। तो सवाल वही है, इन दोनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए पहले बन्नी की छोटी सी प्यारी सी दुनिया में चलते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये कहानी बनती कैसे है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इसके हिस्से क्या हैं, और कैसे एकदम आसान से शब्दों से एक पूरा एहसास बनाया जाता है। यहाँ भाषा देखिए कितनी सरल है, कितनी लय में है। नमस्ते सूरज, नमस्ते आसमान, ये जो दोहराव है ना, ये बच्चों के लिए एक सुरक्षा और अपनेपन का एहसास बनाता है। ये उन्हें बताता है कि दुनिया एक जानी पहचानी और एक अच्छी जगह है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका स्ट्रक्चर। कहानी रंगों और जगहों के एक तय रास्ते पर चलती है। पीला, फिर गुलाबी, फिर नीला। सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, मतलब पहले से पता है कि आगे क्या होगा। इससे एक सुरक्षित, एक व्यवस्थित दुनिया बनती है जहां कुछ भी अचानक या डरावना नहीं होता। बच्चों के मन के लिए ये एक परफेक्ट माहौल है। तो कुल मिलाकर ये कहानी कुछ आसान से औजार इस्तेमाल करती है। इसका मकसद है सुकून देना, दुनिया की पहली चीजों से जान पहचान कराना, और एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सब कुछ नरम और सुरक्षित है। एक ऐसी दुनिया जहां सबसे बड़ा मूल्य दोस्ती को माना गया है। और अब बन्नी की उस कोमल सी दुनिया से निकलकर हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग, एक विशाल और शक्तिशाली दुनिया में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक औजार है जिसे चरित्र बनाने और हिम्मत जगाने के लिए रचा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेना जरूरी है, चालीसा। चालीसा यानी 40 छंद। ये खास बनावट है जिसका एक ही मकसद है, पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में भक्ति और जुड़ाव पैदा करना। इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। बन्नी की मासूमियत के ठीक उलट यहाँ हम भव्य और महाकाव्य जैसे गुण देखते हैं। ज्ञान गुण सागर, अतुलित बलधामा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे नायक को गढ़ते हैं जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि ज्ञानी भी है, गुणी भी है और दिव्य भी। ये एक आदर्श को सामने रखता है कि एक नायक को कैसा होना चाहिए। ये श्लोक तो कमाल का है। ये दिखाता है कि भजन कैसे काम करता है। हनुमान जी की इतनी बड़ी अपार शक्ति को एक बच्चे की मासूमियत के चश्मे से दिखाया गया है। सूरज को एक मीठा फल समझ लेना, ये ताकत को अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति और सरलता से जोड़ता है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन दो बिल्कुल अलग लगने वाले धागों को अब हम जोड़ने जा रहे हैं। इतने फर्क होने के बावजूद ये दोनों एक ही मकसद को पूरा करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उनके सुनने वाले अलग हैं। देखते हैं कैसे। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है दो अलग अलग लेंस की तरह सोचना। बन्नी की कहानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो हमें एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया की खूबसूरती को एकदम करीब से दिखाती है, और हनुमान चालीसा वो एक टेलीस्कोप की तरह है जो हमें संभावनाओं का एक विशाल दिव्य ब्रह्मांड दिखाती है। बन्नी की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी क्या है? नीली नदी में 3 मछलियों को गिन लेना। एक छोटा सा प्यारा सा काम जिससे उपलब्धि का, कुछ पाने का एहसास होता है। और हनुमान जी की दुनिया में हजारों योजन का समुद्र एक ही छलांग में पार कर लेना। यहाँ का पैमाना ही ब्रह्मांडीय है जो इंसानी सीमाओं से बहुत बहुत परे की ताकत को दिखाता है। और ये टेबल ये पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बन्नी अपनी सुरक्षित दुनिया का नायक है और हनुमान एक ब्रह्मांडीय दुनिया के। दोनों की कहानियां अपने अपने दर्शकों में खास मूल्य डालने के लिए बनी हैं। एक सुकून देती है तो दूसरी साहस। तो आखिरकार हम इस सारी बातचीत के सार पर पहुंच गए हैं। मुद्दा यह है कि कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती। हर कहानी का एक काम होता है, वो दुनिया बनाती है, वो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या मुमकिन है और हमें कैसा होना चाहिए। इसलिए चाहे मकसद एक बच्चे के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना हो या एक भक्त के मन में आध्यात्मिक शक्ति जगाना, कहानी कहने का जो मूल सिद्धांत है वो वही रहता है।
शब्दों को इस तरह चुना और बुना जाता है कि एक ऐसी दुनिया बने जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती हो। और आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारी अपनी दुनिया बनाती हैं? चाहे वो बचपन में सुनी कोई लोरी हो, कोई किताब हो या हमारे बड़े बुजुर्गों से सुने हुए किस्से हों, आखिर वो हमारी दुनिया को कैसे गढ़ रही हैं?